चलो बच्चों, यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 का हम लोग चालू करने वाले हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। इन अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अज्यूम दैट एन इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, देखो एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का रेडियस आपको देखे रखा हुआ है। अल्फा पार्टिकल का रेडियस मैं R1 ले लेता हूँ और इसका वैल्यू 1.80 इंटू 10⁻⁻15। देखो ये फेम्टोमीटर है, फेम्टोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, तो 10⁻⁻15 मीटर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अल्फा पार्टिकल का रेडियस इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड अ टारगेट गोल्ड रेडियस। एक अल्फा पार्टिकल है जो एक गोल्ड, अब ऑब्वियसली बात है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल था, तो उस गोल्ड फॉइल या फिर जो गोल्ड है उनके एटम का जो न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस की तरफ अल्फा पार्टिकल बढ़ रहा है। उस गोल्ड का न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो 6.23 है, तो उसका रेडियस हम यहाँ पे लिख देते हैं 6.23 इंटू 10⁻, ये भी फेम्टोमीटर में दिया हुआ है तो फेम्टोमीटर लिख दो और उसके बाद फिर इसको भी कन्वर्ट कर दो इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है। इफ द अल्फा पार्टिकल स्टॉप्स राइट एट द सर्फेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, हाउ मच एनर्जी डिड इट हैव टू स्टार्ट विथ। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि यहाँ से मान लो अल्फा पार्टिकल स्टार्ट होगा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा। जिस एनर्जी से वो स्टार्ट करेगा, भागना स्टार्ट करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसके पास, तो इस काइनेटिक एनर्जी से भागना स्टार्ट करेगा। सो इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो गोल्ड पड़ा हुआ है, इस गोल्ड के पास जाते जाते, जैसे ये गोल्ड है, ये अल्फा पार्टिकल, ये गोल्ड है, जस्ट जब वो गोल्ड के सरफेस पे जब वो पहुंच जाता है तो गोल्ड के सरफेस पर पहुंचते पहुंचते वो रुक जाता है। ठीक है। क्यों रुकता है? क्योंकि यहाँ तक आते आते इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इनके पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है। ये जो सिस्टम है आपका गोल्ड और अल्फा पार्टिकल, इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ आते आते जीरो हो गया क्योंकि सारा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुका है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब है ये रुक जाएगा, यहाँ पे आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो रुक जाएगा। तो पूछा यही गया, और जस्ट उसके सरफेस पर टच होकर रुक रहा है, तो पूछा यही गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी। ठीक है। आप देखो अगर इसको जूम करके देखोगे तो ये तुम्हारा गोल्ड है, मान लो दिस इज गोल्ड, और ये मान लो आपका अल्फा पार्टिकल है दिस इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस है वो है R1। गोल्ड का क्या रेडियस है? गोल्ड का रेडियस हमने R2 ले रखा है, यहाँ पे जो दिया है। अब इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट द स्टार्ट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का क्या होगा बताओ। अब देखो दोनों चार्ज पार्टिकल है, अगर मान लो दो चार्ज है हमारे पास, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस R है तो इन दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी जो दो चार्ज पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दो चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का, ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। अब देखो ये फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर सपोज फॉर हमारे पास ये बड़े बड़े एटम या न्यूक्लियस देके रखा हुआ है तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि पूरे अल्फा पार्टिकल का चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है और इस पूरे का चार्ज आपके गोल्ड का इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो सेंटर टू सेंटर हम लोग को डिस्टेंस लेना है। ये जो हम R की बात कर रहे हैं ना, वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना मिल गया हमको? R, दैट इज R1 + R2, और वो दोनों हमको देके रखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि आपको अब क्या चाहिए, ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, Q1 और Q2 का वैल्यू चाहिए। तो अब अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है? अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं। एक प्रोटॉन के पास चार्ज +E होता है, तो 2 प्रोटॉन के पास चार्ज कितना हो जाएगा? +2E होगा। तो Q1 मतलब इसका चार्ज हो गया +2E। और गोल्ड क्या है बताओ? गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, एटॉमिक नंबर मतलब होता है ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 79। Z लिख देता हूं यहाँ पे, Z विच इज 79।
अब देखो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब गोल्ड के अंदर टोटल 79 प्रोटॉन्स हैं। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, प्लस 79 ई हो जाएगा। जितना प्रोटॉन उतना चार्ज। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जेड ई लिख देता हूँ। इसका जो चार्ज है इसको क्या लिख देता हूँ मैं, जेड ई, और जेड का वैल्यू प्लस जेड ई, और जेड का वैल्यू 79, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब मैंने 79 यहाँ पे डाल दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसके पास टोटल कितना है चार्ज। हमेशा किसी न्यूक्लियस के पास जो चार्ज होता है वो प्लस जेड ई होता है, जहाँ पे जेड उसका एटॉमिक नंबर है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना टाइम्स प्लस ई आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक प्रोटॉन के पास चार्ज होता है प्लस ई। तो अगर मान लो उसका एटॉमिक नंबर 10 है तो प्लस 10 ही हो जाएगा। तो जो भी जेड का नंबर होगा यहाँ पे आपको इन जनरल प्लस जेड ई, ये न्यूक्लियस का चार्ज होता है, ये आपको समझ के रखना है। तो देखो प्लस जेड ई चार्ज इसके पास है गोल्ड के पास, जहाँ पे जेड का वैल्यू 79 है, एटॉमिक नंबर 79 होता है गोल्ड का। गोल्ड के न्यूक्लियस में टोटल 79 प्रोटॉन्स होते हैं, और इसका प्लस 2 ही है। तो अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस सिस्टम का, 1/4πε0, ये तो है ही। Q1 Q2, Q1 का वैल्यू प्लस 2 ही है, Q2 का वैल्यू जेड ही है, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और वो आपका R1 + R2 है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना आगे, और कुछ नहीं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो आपका क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी अल्फा विल बी इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है वो 9 × 10⁻⁹ होता है। और यहाँ पे देखोगे तो 2ze² हो जाएगा, 2ze² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो ये तो रहने दो, R1 + R2। तो यहाँ पे R1 + R2 का वैल्यू हम डाल देंगे बाद में, ये डाल ही दो, क्या दिक्कत है। R1 का वैल्यू कितना है 1.80, R2 का वैल्यू क्या है 6.23, 1.80 + 6.23 बराबर यस, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15 है ना। तो 10⁻⁻15 दोनों में से कॉमन लेके बाहर ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे लिख दो 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है, 9 × 10⁹, और Q1 Q2/R² है, तो इसका मतलब Nm²/कूलम², इसका यूनिट हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट यूज़ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, इसको 9 × 10⁹ कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 2, Z का वैल्यू 79 है जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ, जो आपका प्रोटॉन का चार्ज होता है E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। देखो इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास भी होता है, और इतना ही चार्ज प्रोटॉन के पास भी होता है। दोनों का चार्ज सेम होता है, बस प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का उतना ही चार्ज नेगेटिव में होता है। अब E का वैल्यू यहाँ पे, यही वाला E का वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹, और इसका स्क्वायर कर दो और डिवाइड करो। अब डिवाइड करने के बाद ये कितना आएगा बताओ, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.80 + 6.23, तो 1.80 + 6.23 विल गिव यू 8.03, बराबर ना। हाँ 8.03 आ जाएगा, 8.03 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15। अब इस पूरे वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा 28.3। अच्छा नहीं, रुको एक सेकेंड, ये जो भी आंसर आएगा आपको जूल में आएगा। किस में आएगा, जूल में आएगा। इन्होंने आंसर देखो 28.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देके रखा हुआ है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है। आप इसको कैलकुलेट करो, जो भी आंसर जूल में आएगा आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके जूल में छोड़ सकते हो। अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, या फिर एग्जाम में ऐसा पूछ दिया कि कैलकुलेट, क्या लिखा है, अल्फा पार्टिकल स्टॉप्स एट राइट सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, हाउ मच एनर्जी डिड इट हैव टू स्टार्ट विथ इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि मेगा वोल्ट में कैलकुलेट करो, तब आपको एक स्टेप और करना है। पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। या इसी प्रोसेस में आप क्या करो ना, आपको पता है कि अगर जूल से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो हमको 1.6 × 10, देखो 1 जूल जो होता है वो आपका पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है। या आप ऐसे देख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है, ये कन्वर्जन फैक्टर होता है। तो अगर मान लो आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो ये नंबर नीचे आ जाएगा, तो आपको इस नंबर से डिवाइड करना होगा। तो आप इस नंबर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 2 × 79 और मल्टीप्लाइड बाय 1.6 × 10⁻⁹ का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 8.03 इंटू 10⁻⁻15। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस नंबर से डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इस नंबर से डिवाइड करते हो तो, जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एनर्जी चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको सॉल्व करके जूल में आंसर लिख के छोड़ सकते हो। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तभी कन्वर्ट करना है जब वो कहे आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये भाई ये पार्ट यहाँ पे हो जाएगा कैंसल आउट, एक ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अब इसको बाकी आप कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखोगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाय, एक सेकेंड, 9 टू ज़ा 18, 18 मल्टीप्लाइड बाय आपका हो जाएगा 79, और 79 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 और डिवाइडेड बाय आपका 8.03, तो 283.3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 283 पॉइंट, इन्होंने 3, ठीक है छोड़ो, 283.3 लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर देखते हैं, 9 है 19 है, 15 वहाँ चला जाएगा, तो 15 प्लस 9 आपका हो जाएगा 15, यहाँ जाएगा 24, 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 विल गिव यू 10⁻15 है, सॉरी 24 माइनस 9 10⁻15 ज़्यादा नहीं हो जाएगा, गड़बड़ लग रहा है, 15 9 4 13 हो जाएगा क्या? अरे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सिर्फ 6 के टर्म्स तक आना चाहिए, कुछ गड़बड़ किया गया। 9 एक सेकेंड, 15 प्लस 9 24, 24 माइनस 19 होगा, सॉरी, हाँ 5 आ जाएगा, 10⁻5 आ जाएगा। यार मेरा भी कैलकुलेशन गड़बड़ा ही गया है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एक काम करो, एक पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर लो, 28.33 कर दो, तो एक पीछे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे 10 का पावर 1 से बढ़ जाएगा, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10⁻6 मतलब मेगा, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा, जैसा आपको बुक में दिया हुआ है उससे मैंने उस हिसाब से आंसर ला दिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन द सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, डिटरमाइन द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर पास्चन ब्रैकेट सीरीज, गिवन द लिमिट फॉर लाइमन सीरीजेस। तो लाइमन सीरीज का लिमिट देके रखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, लाइमन सीरीज का लिमिट मैं लैम्डा एल लिख रहा हूँ, जिसका वैल्यू 911.6 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। आपको बाल्मर का ढूंढना है, पास्चन का ढूंढना है, और ब्रैकेट का ढूंढना है। तो ब्रैकेट का मैं BR लिख देता हूँ। तो ये क्या है, बाल्मर, पास्चन, इन सब का सीरीज लिमिट है, और ब्रैकेट, ठीक है। चलिए, तो सीरीज लिमिट का क्या तरीका है, अगर आपको सीरीज लिमिट ढूंढना है किसी भी सीरीज का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हायर ऑर्बिट है, देखो हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट m से mth ऑर्बिट से nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लोअर ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट लाइमन सीरीज के लिए 1 होता है, बाल्मर सीरीज के लिए 2 होता है, और इसी तरीके से आपका सीरीज बढ़ता है। हायर ऑर्बिट 2 से, अब जैसे मान लो आप लाइमन सीरीज की बात कर रहे हो, तो लाइमन सीरीज में n का वैल्यू 1 हो जाएगा, m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, पर क्योंकि हम लोग सीरीज लिमिट निकाल रहे हैं, तो हमें हायर जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी लेना होता है। इन्फिनिटी से उस लेवल तक जो अगर आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जो भी वेवलेंथ बार आएगा वो शॉर्टेस्ट होगा और एनर्जी मैक्सिमम होगा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको थियरी में, तो बस ध्यान रहे कि फॉर सीरीज लिमिट यू जस्ट हैव टू पुट m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आपको m इज इक्वल टू इन्फिनिटी डाल देना। अच्छा, फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू RH, हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, हाँ हाइड्रोजन सीरीज के लिए वैसे भी ये हम सब डिफाइन करते हैं, तो 1/n का स्क्वायर माइनस 1/m का स्क्वायर, ये होता है, ये आपका वेवलेंथ का ये एक्चुअल फॉर्मूला है यहाँ पे। अब अगर आप सपोज करो लाइमन सीरीज की बात करते हो, तो लाइमन सीरीज के लिए क्या होता है ना, n का वैल्यू 1 हो जाता है, n का वैल्यू 1 हो जाता है, तो आपका लाइमन सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/1 माइनस 1/m स्क्वायर। और फिर अगर मुझे सीरीज लिमिट चाहिए, फॉर सीरीज लिमिट
तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको m का वैल्यू इन्फिनिटी डाल देना है, तो लाइमन सीरीज का आ जाएगा। और मैं लैम्डा की जगह पे लैम्डा एल यूज कर रहा हूँ, ये है आपका सीरीज लिमिट लाइमन सीरीज का, दैट इज इक्वल टू आर एच, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा, किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 माइनस जीरो, तो यहाँ से आपको आर एच का वैल्यू मिल जाएगा 1 बाय लैम्डा एल, आर एच इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा एल। और लैम्डा एल का वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है, कितना दिया हुआ है, मतलब सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज आपको दे के रखा है 911.6, दिस विल बी इक्वल टू 911.6, और इसको बस इतना ही छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या करना है, हमको निकालना है बाल्मर सीरीज का सीरीज लिमिट। तो अब बाल्मर सीरीज के लिए देखो, यहां पे लिखेंगे सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। तो पहली बात तो ये कि जो बाल्मर सीरीज होता है उसका n का वैल्यू 2 होता है ना, लाइमन बाल्मर, बाल्मर में आपका क्या होता है n का वैल्यू 2 होता है, और क्योंकि सीरीज लिमिट निकाल रहे हैं तो हम सीधा m का वैल्यू इन्फिनिटी डाल देंगे, तो हमें बाल्मर सीरीज का सीरीज लिमिट मिल जाएगा 1 बाय लैम्डा बी। फॉर्मूला ये यूज करेंगे, यहाँ वाला क्या है आपका बताओ, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, तो 1 अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन एन स्क्वायर, आर एच 1 अपॉन एन स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, लैम्डा बी चाहिए, आर एच का वैल्यू आप देख ही रहे हो, तो 1 बाय लैम्डा बी इज इक्वल टू आर एच का वैल्यू क्या है 1 अपॉन 911, 1 अपॉन 911.6 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो आप मुझे बताओ कि 911.6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 911.4 इंटू 0.6 इंटू 4 विल गिव यू 3646.4, 3646.4, 3646.4। अब ये क्योंकि एंगस्ट्रॉम यूनिट में हमको दे के रखा हुआ था लैम्डा एल, तो ये वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से देखो लैम्डा बी का वैल्यू मिल जाएगा आपको 3646.4, और ये भी एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही मिलेगा, क्योंकि हमें बाल्मर का लाइमन का अगर एंगस्ट्रॉम यूनिट में दिया है उस वही वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो हमें बाकी का भी एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलो बाल्मर सीरीज का हो गया। सिमिलरली फॉर पाश्चन सीरीज की बात करते हैं, पाश्चन सीरीज, तो लाइमन बाल्मर पाश्चन, पाश्चन के लिए क्या होगा बताओ, पाश्चन के लिए n का वैल्यू 3 होता है, और अगेन सीरीज लिमिट की बात हो रही है तो m की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा p इज इक्वल टू आर एच, अगेन 1 अपॉन n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, मतलब 1 अपॉन 3 का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये आर एच बाय 9 हो जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर एच डिवाइडेड बाय 9, और आर एच का जो वैल्यू है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 911.6, 1 अपॉन 911.6, ये हो गया आर एच का वैल्यू यहाँ से, और नीचे 9 है यहाँ पे, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 911.6 इंटू 9, 911.6 इंटू 9, 8204.4, 8204.4, तो 1 अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू दिस, तो लैम्डा पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा पी का वैल्यू आ गया 8204.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये आ गया आपका पाश्चन। तो लाइमन बाल्मर पाश्चन हो गया, लास्ट में बचा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के लिए भी फॉर ब्रैकेट सीरीज, अब ब्रैकेट के लिए n का वैल्यू 4 होता है, ठीक है, सो n का वैल्यू आपका हो जाएगा 4, m का वैल्यू आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर से तो 1 अपॉन लैम्डा ब्रैकेट बी आर लिख दिया मैंने इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन n की जगह पे 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, सेम है बस वैल्यू पता होना चाहिए आपको, तो 1 अपॉन लैम्डा ब्रैकेट क्या हो जाएगा बताओ, आर एच अपॉन 16 हो जाएगा, आर एच अपॉन 16, आर एच का वैल्यू फिर से यहीं से लो 1 अपॉन 911
1/911.6 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये आपका हो जाएगा, खुल जा 16 से मल्टीप्लाई करना है इस बार, 14585.6, दैट इज इक्वल टू 1/14585.6। तो आपका लैम्डा बी आर ब्रैकेट सीरीज का भी हमको मिल गया 14585.6 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये आपका वेवलेंथ सीरीज लिमिट आ गया ब्रैकेट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में थर्ड ऑर्बिट का हमको रेडियस ढूंढना है। नैनोमीटर में ढूंढ सकते हो या मिलीमीटर में भी ढूंढ सकते हो। अब देखो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का अगर एटम आप लोगे तो उसका जो रेडियस दिया जाता है ऑर्बिट का, उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, जहाँ पे ए नॉट को बोहर रेडियस बोला जाता है, जो कि फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, और इसका वैल्यू 0.053 नैनोमीटर होता है। तो आप ए नॉट का वैल्यू हमको चाहिए क्या बताओ? एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे? हमको थर्ड ऑर्बिट का चाहिए ना, तो एन का वैल्यू 3 डाल दो इसके अंदर, तो R3 मिल जाएगा आपको। ए नॉट का वैल्यू 0.053 और इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.053 इंटू 9, और क्योंकि ये नैनोमीटर में है ए नॉट, तो ये भी आपको नैनोमीटर में मिल जाएगा। तो 0.053 इंटू 9 अगर करते हो तो आपको 0.053, एक सेकेंड, 0.053 मल्टीप्लाइड बाय 9 अगर करोगे तो 0.477 नैनोमीटर मिल जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो। और इसको अगर आप मीटर में भी लिख सकते हो, 0.477 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये लिखो या ये भी चल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम स्टेज इन इट्स सेकेंड ऑर्बिट फॉर 10⁻⁸ सेकेंड। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक अराउंड द न्यूक्लियस इन दैट टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पता चल जाएगा, या फिर अगर टाइम पीरियड पता चल जाता है, दोनों में से कोई एक चीज़ देखना पड़ेगा आपको। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस परफॉर्म करेगा। अगर आपको 1 सेकंड का पता चल जाएगा तो आप उसको खाली क्या करना है, 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको फिर इतने टाइम का भी मिल जाएगा। तो हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक अराउंड द न्यूक्लियस इन दैट टाइम, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम स्टेज इन इट्स सेकेंड ऑर्बिट। ये सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है। तो सेकेंड ऑर्बिट का पहले तो आपको रेडियस मिल जाएगा। मान लो सेकेंड ऑर्बिट में है और इसका रेडियस है सेकेंड ऑर्बिट का R2। ठीक है, इसमें ये भाग रहा है, यहाँ पे किसी स्पीड से भागेगा। तो आप देखो आपको करना क्या है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करूँ या टाइम पीरियड की बात करूँ, पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू 2π, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बताओ? 2πr2 कवर कर रहा है, और किस स्पीड से कवर कर रहा है? v2 स्पीड से कवर कर रहा है। तो टाइम का आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2πr2 अपॉन v2। रेसिप्रोकल ले लोगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी f विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसका उल्टा कर दो, v2 अपॉन 2πr2। अब देखो इसके बाद बच्चों इसके अलग अलग तरीके इसको सॉल्व करने का। आप क्या कर सकते हो? वेलोसिटी निकाल लो, रेडियस निकाल लो, दोनों का इक्वेशन आपके पास पड़ा हुआ है, और वैल्यू इसमें निकाल के उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि इसको थोड़ा सा कैसे ना कि दो फॉर्मूला पे बात आ जाएगी, और वो फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे टर्म्स है उसके अंदर। तो हम एक काम करते हैं, वेलोसिटी वाला फंडा यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ इस पूरे पार्ट को रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं। और रेडियस का इक्वेशन बड़ा सिंपल सा इक्वेशन हमारे पास, Rn इज इक्वल टू a0 इंटू एन स्क्वायर। तो इससे बड़े आसानी से रेडियस तो हमको मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? वेलोसिटी को यहाँ से हटाना है। अब हटाओगे कैसे? ऊपर नीचे एक काम करो, इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो इलेक्ट्रॉन के मास से और रेडियस से, मतलब m इंटू R2 ऊपर, m इंटू R2 नीचे, तो m इंटू R2 ऊपर अपॉन 2πr2 तो है ही,
और नीचे भी m इंटू आर टू, मतलब m इंटू आर टू से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा बताओ, f इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये एम वी आर हो जाएगा, m इंटू वी टू इंटू आर टू अपॉन, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2 पाई m, नीचे 2 पाई m, तो ले लिया हमने R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्बिट में इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे R22 लिख रखा है हर जगह पे। अब देखो इसको इक्वेशन 1 लिख दो पहले तो। अब एम वी आर क्या होता है बताओ, m इंटू वी टू इंटू आर टू इज इक्वल टू क्या होगा, सी आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर के सेकेंड पोस्टुलेट से एम वी एन इंटू आर एन जो होता है वो एन एच अपॉन 2 पाई होता है। एंगुलर मोमेंटम एम वी एन इंटू आर एन, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एन एच अपॉन 2 पाई होता है। ये बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट है, एन एच अपॉन 2 पाई। हमें एम वी टू इंटू आर टू चाहिए, तो एन का वैल्यू क्या करोगे, 2 डाल दोगे, तो एम वी टू इंटू आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h अपॉन 2 पाई, और दैट इज इक्वल टू h अपॉन पाई। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई स्क्वायर, क्योंकि पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा आपका, पाई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू m इंटू आर टू का स्क्वायर। तो ये एक सिंपल सा आ गया, और R2 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, आपके पास फॉर्मूला पता ही है आपको। इसको इक्वेशन 2 डाल दो, तो आपको बस क्या करना है, ज़्यादा बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर क्वांटिटीज देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। हमें सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस चाहिए R2 इज इक्वल टू, तो ए नॉट इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि ए नॉट इंटू 4 हो जाएगा। सो देयरफॉर R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4a नॉट हो जाएगा, 4a नॉट हो जाएगा। इसको भी इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो उसको उठा के डाल दो इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा बताओ फिर, f इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई स्क्वायर, m इलेक्ट्रॉन का मास है, इंटू R2 क्या है, 4a नॉट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका h अपॉन 2 पाई स्क्वायर, m इंटू 16 a नॉट का स्क्वायर। तो अब आपका हो जाएगा ये h अपॉन 32 पाई स्क्वायर m इंटू a नॉट का स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं, 6.63 इंटू 10⁻34 होता है आपका h का वैल्यू, 32 पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और ए नॉट का वैल्यू क्या होता है, ए नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.053 नैनोमीटर, लेकिन उसको आपको मीटर में यहाँ पे लेना है, क्योंकि सारा ऐसा यूनिट यहाँ पे लिया जा रहा है, तो 10⁻9 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया आपका ए नॉट का वैल्यू, जिसको बोहर रेडियस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.053 इंटू 10⁻9, और आपको इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमको फ्रीक्वेंसी दे देगा, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस किए जा रहे हैं। तो 6.63 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 9.1 डिवाइडेड बाय 0.053 डिवाइडेड बाय 0.053 विल गिव यू 0.822 इंटू 10 का पावर देखते हैं। यहाँ पे -34 है, तो -34 और ये +31 हो जाएगा ऊपर आने के बाद, +31, और उसके अलावा +18 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻15। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में आ गई। दिस इज हर्ट्स का मतलब होता है रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना रेवोल्यूशन कर रहा है। तो 10⁻8 सेकेंड में कितना करेगा, तो इन 10⁻8 सेकेंड्स number of revolutions will be equal to frequency multiplied by 10⁻8। फ्रीक्वेंसी कितना है, 0.822 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8। तो ये हो जाएगा आपका 0.822 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7, और 8.22 इंटू 10⁻6, इतने रेवोल्यूशंस करेगा वो 10⁻8 सेकेंड में। ठीक है, चलिए दैट वुड बी योर आंसर। बढ़ते हैं आगे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द एनर्जीज ऑफ द फर्स्ट 2 एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम
एंड व्हाट आर द एक्साइटेशन एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिट्स। ठीक है, तो हम लोग को पहले ये ढूंढना है डिटरमाइन द एनर्जीज ऑफ द फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट्स। ये तो बड़ा सिंपल है। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का जो इक्वेशन होता है वो होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है ना, या फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट। तो देखो n इज इक्वल टू 1 तो आपका ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल टू 2 जो होता है ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, और n इज इक्वल टू 3 आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होता है। ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट आता है, तो हम पहले n इज इक्वल टू 2 डालेंगे, और उसके बाद फिर ये हो गया आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो E2 आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो E2 का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे, E2 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव विथ 3.4। ठीक है, तो ये तो भाई आपका 3.4 आ गया। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए आपको n इज इक्वल टू 3 लेना है। n इज इक्वल टू 3 विल बी योर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो E3 विल बी इक्वल टू -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, सो E3 विल बी इक्वल टू -13.6 अपॉन 9, -13.6 अपॉन 9 विल गिव यू 1.51। तो आपका E3 का वैल्यू जो आएगा वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी है। अब और क्या पूछे, व्हाट आर द एक्साइटेशन एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिट्स। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ये होता है ग्राउंड स्टेट से इस स्टेट तक ले जाने के लिए आपको कितना एनर्जी लगेगा। तो जितना दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना एनर्जी लगेगा। तो आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्साइटेशन एनर्जी ना। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात करते हैं। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को देखो, ये आपका फर्स्ट, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल टू 1, ये आपका n इज इक्वल टू 2 और ये n इज इक्वल टू 3। तो ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेशन एनर्जी इस यहाँ पे देखो जो n इज इक्वल टू 2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसका अगर सपोज करो हमको एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है, मतलब ग्राउंड स्टेट से यहाँ तक ले जाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखो इसकी एनर्जी E3 है, ये E2 है और ये E1 है। अब E1 का वैल्यू हम जानते हैं, जो ग्राउंड स्टेट होता है, n का वैल्यू अगर आप 1 डाल दोगे तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये आपका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है। तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपको जाना है, तो जो एनर्जी लगेगा वो आपका फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हो गया। तो वो कितना होगा बताओ, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस आ रहा है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी को मैं डेल्टा E1 लिख दे रहा हूँ, और डेल्टा E1 क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप, यानी कि E2 माइनस E1। तो हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट का एनर्जी माइनस कर दो, तो E2 माइनस E1। अब E2 हमको क्या मिला था बताओ, -3.4, तो -3.4 हो जाएगा। E1 का वैल्यू क्या है बताओ, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी -13.6, तो ये हो जाएगा आपका -3.4 प्लस 13.6, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आपका 10.2 आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, इसको मैं डेल्टा E2 लिख देता हूँ, डेल्टा E2। ये क्या है, ये अगर आपको ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो आपको E3 और E1 का डिफरेंस लेना है यहाँ पे इस केस में। तो दैट विल बी इक्वल टू E3 माइनस E1। E3 का वैल्यू कितना है, 1.51 है ना, -1.51 माइनस ग्राउंड स्टेट का एनर्जी 13.6 होता है, तो 13.6 दैट विल बी इक्वल टू -1.51 प्लस 13.6, तो ये हो जाएगा 12.09। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो, कैलकुलेट कर लेते हैं, 13.6 माइनस 1.51, 13.6 माइनस 1.51
5 1 will give you 12.09. Yeah, so this 12.09 electron volt, that is your delta E2. वेरी सिंपल. इस तरह से एक्साइटेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द वेवलेंथ्स ऑफ द फर्स्ट 3 लाइंस इन पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. अच्छा, वेवलेंथ्स ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस इन द पास्चन सीरीज. अब पास्चन सीरीज में क्या होता है, देखो, लाइमन बाल्मर पास्चन. लाइमन के लिए n = 1, बाल्मर के लिए n = 2, पास्चन के लिए n = 3. तो पास्चन के लिए आपको n = 3 रखना है. ठीक है. अब जो हायर ऑर्बिट होगा वो हायर ऑर्बिट क्या हो सकता है, m का वैल्यू लेगा. तो m का वैल्यू अब फर्स्ट 3 लाइंस बोल रहा है. तो फर्स्ट 3 लाइंस मतलब पहला लाइन आपका 4 से लेकर 3 में आएगा, दूसरा लाइन आपका 5 से लेकर 3 में आएगा, और तीसरा लाइन आपका 6, m = 6 से अगर मान लो 3 में आता है, तो ये जो वेवलेंथ आएगा ये थर्ड लाइन होता है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो हम पहले बात करेंगे फर्स्ट लाइन की. ठीक है. फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा बताओ, n का वैल्यू सबके लिए फिक्स होगा, n = 3, पर m = क्या हो जाएगा 4. ये फर्स्ट लाइन की बात हो गई. तो पास्चन सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, RH 1/n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1/m का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, है ना. तो ये हो जाएगा आपका 1/λ = RH. इन्होंने RH का वैल्यू नहीं दिया है. RH का वैल्यू चलो ठीक है ले लेते हैं हम लोग. RH का जो वैल्यू होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. RH का वैल्यू होता है 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स. तो बस लिखो आप 1.097 × 10⁻⁷ 1/9 माइनस 1/16. तो ये 1/λ हो जाएगा 1.097 × 10⁻⁷. इसको सॉल्व करोगे तो 16 - 9 कितना होगा, 7 हो जाएगा. इंटू 7/16 × 9, 16 × 9. तो बस लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 16 × 9 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.097. अब देखो 10⁷ जो है वो आपका नीचे आएगा 10⁷, पर मैं उसको ऊपर भेज के माइनस कर देता हूँ 10⁻⁷. समझ गए ना. वैसे नीचे आएगा फिलहाल, यहाँ पे ऊपर भेज देखो तो 10⁻⁷ आ जाएगा. इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपका आ जाएगा 16 × 9 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1.097, दैट इज 18.75. सो दिस इज 18.75 × 10⁻⁷ मीटर. आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, बुक में आपके नैनोमीटर में कन्वर्ट करके दिया है, पर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है. अगर बोला नहीं है तो आप मीटर में आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. देखो 2 डेसिमल आगे कर दोगे तो 10⁻⁹ बन जाएगा, और 10⁻⁹ मीटर आपका नैनोमीटर हो जाता है. तो ये 81875 नैनोमीटर हो जाएगा जैसा इन्होंने दे के रखा है, पर ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है. अगला क्वेश्चन आपका अगला पार्ट क्या है, ये तो फर्स्ट लाइन हो गया. अब बात करते हैं सेकेंड लाइन की. हाँ, अगर नैनोमीटर में पूछा है कि आपको नैनोमीटर में आंसर बताना है तब आप आगे कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं बोला है तो मीटर में छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब सेकेंड लाइन की बात करते हैं हम लोग. सेकेंड लाइन में कहाँ से कहाँ जाएगा बताओ, M5 से N3 तक. तो आपका N का वैल्यू तो 3 रहेगा ही, सबके लिए फिक्स है, बस M का वैल्यू इस बार 5 हो जाएगा. तो आप देखो आपका 1/λ क्या होगा, RH 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर. तो 1/λ RH 1/9 माइनस 1/25 हो जाएगा. तो 1/λ RH 25 - 9 कितना होता है, 15 14 16 होता है क्या, 16 + 4 20 + 5. हाँ, तो 16/9 × 25 हो जाएगा. ये सही है ना. यहाँ पे 5 4 9, हाँ ठीक है. चलो, तो आपका लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय उल्टा हो जाएगा 25/RH मल्टीप्लाइड बाय 16. चलो वैल्यूज डालो, सॉल्व करो. लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय RH का वैल्यू मैंने जैसे बताया 1.097 × 10⁻⁷ होगा मल्टीप्लाइड बाय 16. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 25 × 9 डिवाइडेड बाय 16, 25 × 9 डिवाइडेड बाय 1.097
डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.82 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये आपका सेकेंड लाइन के लिए आ गया। थर्ड लाइन की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाएगा ट्रांजिशन, n का वैल्यू तो पास्टन के लिए फिक्स होता है 3, बाकी m का वैल्यू थर्ड लाइन के लिए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 होगा, तो m का वैल्यू आप 6 डाल दो यहाँ पे। फिर वही फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू RH 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, तो 1/λ इज इक्वल टू RH, दैट इज 1/9 माइनस 1/36। तो ये आपका आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH। नाउ सी 1/9 माइनस 1/36 को मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 3/36। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RH अपॉन 12 हो जाएगा। 3 1 नहीं सॉरी, हाँ 3 1 3 2 12 3 36 होता है, तो RH अपॉन 12, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 12 अपॉन RH हो जाएगा, 12 अपॉन RH, और 12 अपॉन 1.097 इंटू 10⁻⁷। तो बस इसको कैलकुलेट करना है आपको, 12 डिवाइडेड बाय 1.097 विल गिव यू 10.938, या फिर इसको सीधा 10.94 लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁷ मीटर, और ये थर्ड लाइन का आपका पास्टन सीरीज का वेवलेंथ आ गया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ 70G न्यूक्लियस गिवन इट्स मास टू बी अप्रॉक्सीमेटली 69.924 U। अब देखो ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास नंबर आपको देके रखा हुआ है 70, तो दो चीजें ढूंढने बोली है, रेडियस और डेंसिटी। रेडियस मिल गया तो डेंसिटी भी मिल जाएगा, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं रेडियस से, हम न्यूक्लियस को मान के चलते कि वो स्फेरिकल होता है, तो उसका वॉल्यूम तो हमें पता ही है, और साथ ही साथ इसका मास दे के रखा हुआ है। तो जो मास दिया है न्यूक्लियस का वो कितना दिया हुआ है, 69.924 U। अब देखो ये U में दिया हुआ, यूनिफाइड एटॉमिक मास में दिया हुआ है, इसको अगर kg में कन्वर्ट करना है तो 1 U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो ये मास आ गया हमारे पास। अब पहले रेडियस निकालना है, रेडियस में आपको इस R0 की जरूरत पड़ेगी, R0 का वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे रेडियस का वैल्यू होता है R इज इक्वल टू R0 A⁻⁴, तो R इज इक्वल टू R0 का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 हो जाएगा। A का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 70 दिया हुआ है, तो 70 का क्यूब रूट, अब 70 का क्यूब रूट जो है वो आपको लॉग से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे इसको मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, तो आप लॉग से कैलकुलेट कर लोगे तो 4.12 समथिंग आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4.12 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, तो इसका वैल्यू 4.9 कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, 4.944 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आ जाएगा। ये हो गया आपका रेडियस। ठीक है, अब उसके बाद हमको चाहिए डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। मास का वैल्यू दे के रखा हुआ है, देखो यहाँ पे 69.924 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब होता है। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 69.924 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर। आर देखो 4.944 इंटू 10⁻⁻15 और इसका क्यूब हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन काफ़ी लंबा चौड़ा हो चुका है, बार बार अगर आपको चाहिए, बहुत परेशानी हो रही है तो कैलकुलेशन के लिए, तो सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लॉग यूज़ करना आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मुझे पता है बस कैलकुलेशन है वो मुझे आता है, तो आपको बस अप्रोच देखना है कि आप सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हर कैलकुलेशन को बार बार परफॉर्म करना मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 2.29 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, जो कि डेंसिटी का यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
Calculate the binding energy of lithium, the masses of hydrogen and lithium atoms being 1.007825 U and 7.016 U respectively. अब देखो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला है। एक तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये है ZMP प्लस NMN, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है मतलब एटॉमिक नंबर और उसका मास प्रोटॉन का, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और उसका मास, और माइनस इसमें से आपका न्यूक्लियस का मास मेजर करना है। तो न्यूक्लियस के टर्म्स में तो ये हो जाएगा और इंटू सी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है जहाँ पे आपका हाइड्रोजन के एटम के मास के टर्म्स में दिया जाता है Z मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और उसका मास, माइनस यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के जगह एटम आ जाएगा जिस एटम का बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहा हो। तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम और लिथियम एटम का मास देके रखा हुआ है। तो एटम्स की बात अगर होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर यहाँ पे न्यूक्लियस का मास दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखो होता क्या है कि आपको जनरली मासेस जो है वो यू में दिया जाएगा और आपको एनर्जी जो है वो एमईवी में निकालना होगा, बाइंडिंग एनर्जी। बुक में इसी तरीके से दिया हुआ है तो आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, पहले तो जितने भी यू में मास है उन सब में जो भी यू का मास देके रखा हुआ है इसमें डाल दो और उसको सॉल्व कर लो, और ये जो भी वैल्यूज आपका आएगा यू में आएगा। लास्ट में हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर है कि 1 यू जो होता है वो 931.5 MeV होता है। तो लास्ट में बस ये 931.5 मल्टीप्लाई कर देना, यही तरीका होगा तो आपको MeV में आंसर मिल जाएगा। इस दौरान आपको सी से कोई लेना देना नहीं है, सी को आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको अगले स्टेप में आप क्या करो, देखसे पहले ये पता करो कि भाई Z N ये सब क्या है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ होगा आपको, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और क्वेश्चन में न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, ये सब दिया हुआ होना चाहिए, दिया हुआ होगा आपको। इतने बड़े नंबर तो आप याद करते नहीं फिरोगे। तो चलो Z, अब यहाँ पे ZN कैसे पता चलेगा, तो देखो तुम्हारा जो लिथियम एटम है 73, ये एटॉमिक मास नंबर हो गया। एटॉमिक मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको नीचे मिलेगा 3, मतलब Z का वैल्यू 3 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन का नंबर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। 4 न्यूट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है लिथियम एटम का, ठीक है। और लिथियम एटम का मास आपको देके रखा हुआ है, तो मास ऑफ लिथियम एटम जो होगा वो आपको देके रखा है कितना, 7.016 U, 7.016 U। और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम पे हमको देके रखा हुआ है दैट इज 1.007825 U, सब U में दिया हुआ है। अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको सारा वैल्यूज डालना होगा। Z मतलब 3, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम देख रहे हो 1.007825 U, तो U लिख दो यहाँ पे, और उसके बाद फिर प्लस U का ध्यान रखना, कई बार इसमें नंबर में U जो है ना 4 जैसा दिखने लग जाता है और हम मिस्टेक कर देते हैं। तो U थोड़ा मोड़ देना अच्छे से ताकि क्लियर दिखे ये नंबर है और ये U है सिर्फ लास्ट में। फिर उसके बाद N क्या है आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.00866 अगेन U, और उसके बाद फिर माइनस मास ऑफ एटम, मतलब लिथियम एटम का मास कितना दिया हुआ है 7.016 U। ये हो जाए तो C स्क्वायर अब यहाँ पे नहीं लिखना है बल्कि इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमको तो सारा वैल्यू U में मिला हुआ है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 931.5, तो ये MeV में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे वैल्यूज डालने के बाद U में आपको लास्ट में 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस आप आशा करना कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन ना आ जाए, और आए तो ऑप्शन में आप छोड़ पाओ क्योंकि इस कैलकुलेशन में आपका पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा तो आप क्वेश्चन इस हिसाब से छोड़ भी सकते हो। मेरे हिसाब से शायद वो इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछ के या फिर कुछ ऐसा उसमें कुछ तो ऐसा करें जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लग रहा है कि भाई ये कैलकुलेशन बड़ा खतरनाक जा रहा है तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, आपको पता है आपने यहाँ तक कर लिया। अब आगे सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आपको अगर आता है, आप तक आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप आंसर देख के निकल सकते हो, अगले क्वेश्चन पे निकल सकते हो। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो, और मैं कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि रेफरेंस के लिए आपके पास पड़ा रहे। प्लस
यहाँ पे 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.00866। वैसे अगले स्टेप में आप u नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि आपने वैसे भी 936 लिख दिया ना, तो u नहीं लिखोगे तो कन्फ्यूजन में नहीं होगा। 931.5 मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो MeV में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए u लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 4.03464 और माइनस 7.016 इंटू 931.5। अब ये अगर कैलकुलेट करोगे तो 3.02345 प्लस 4.03464 और माइनस 7.016 ये आ गया। अब मल्टीप्लाइड बाय 931.5, दिस विल गिव यू 39.23 MeV। बस इतना ही करना है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसी तरीके से करना रहेगा आपको। अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो बस यहाँ पे कैलकुलेशन की बात आ जाती है और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का शायद एक आध क्वेश्चन और होगा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द अमेरिशियन आइसोटोप 24495 गिवन द मास ऑफ 24495 am टू बी 244.3 है। तो ये जो भी आपका मास है, ये न्यूक्लियस का मास है इसके, ये जो अमेरिशियम देके रखा हुआ है, तो हम लिख देंगे आपका मास ऑफ न्यूक्लियस, और वो दिया हुआ है आपका 244.06428 U। ठीक है, इसमें एक बात का और ध्यान रखना, इन्होंने बाइंडिंग एनर्जी नहीं बोला है, इन्होंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोला है। पर न्यूक्लियन बोला है तो लास्ट में क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी आप कैलकुलेट करो, लास्ट में जितने भी इसके पास न्यूक्लियॉन्स है, मतलब उसका एटॉमिक मास नंबर है, उससे लास्ट में डिवाइड कर देना है। तो पहले तो हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जैसा करते हैं। तो आपका ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। अब देखो अमेरिशियन एटम जो है उसमें यहाँ पे 244 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका 95 लिखा हुआ है, तो ये तो आपका एटॉमिक मास नंबर 95 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने आपको बताया था, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 244 माइनस 95। तो अगर आप यहाँ पे 244 माइनस 95 करते हो, 244 माइनस 95 दैट विल गिव यू 149। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 149 हो गया। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन दिया हुआ होगा। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला पे चलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू ZmP। अब यहाँ पे इस बार मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लेना है, हाइड्रोजन वाला नहीं लेना है, प्लस NMN पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू C², यही लिख दो। उसके बाद U के टर्म्स में सब डाल दो। Z का वैल्यू कितना है 95। नाउ सी मास ऑफ प्रोटॉन जो है ना, मैंने साइड में लिख रखा है, वैसे आपको दिया रहेगा ताकि, क्योंकि बार बार यूज हो रहा है इसके अंदर। तो मास ऑफ प्रोटॉन विल बी 1.00785 U, ये U में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 149, और मास ऑफ न्यूट्रॉन हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कितना था 1.00866। तो 1.00865 है वैसे, 8665। तो ये 8665 या जो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में वो आप यूज करना। यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ये मास देख रखा हुआ, ये भी U में आ गया। मास ऑफ न्यूक्लियस देखो, मास सब U में होना चाहिए, 244.06428 U में आ गया। फिर लास्ट में मैंने आपसे कहा था क्या करना है, 931.5 मल्टीप्लाई करके एनर्जी आपका MeV में आ जाएगा। तो चलो अब करना पड़ेगा बस इसको कैलकुलेट, यही आप हमारे दिमाग पर जोर डालता है कैलकुलेशन। तो 95 मल्टीप्लाइड बाय 1.00785, तो ये हो जाएगा आपका 95.743375 प्लस 149 मल्टीप्लाइड बाय 1.00865, ये आपको दे देगा 150.291085 माइनस आपका ये हो जाएगा 244.06428। अच्छा तो माइनस करना है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस 244.06428 और ये आपका
931.5 MeV का आ जाएगा। चलो अब देखते हैं 95.743375 प्लस 150.2910 अब यहाँ पे वीडियो में टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन आगे का वीडियो फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, लेकिन मैं अब यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ। -244 पॉइंट, ताकि मैं मेक श्योर होना चाहता हूँ कि सब सही जा रहा है। 06428, तो ये हो जाएगा आपका 1.97018 मल्टीप्लाइड बाय 931.5, तो ये हो गया आपका 1835.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बाइंडिंग एनर्जी हो गया। हमको चाहिए क्या था? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, और बाइंडिंग एनर्जी हमको आया है 1835.22। इसको 244 से डिवाइड करो क्योंकि इसका एटॉमिक मास नंबर 244 है। तो 1835.22 डिवाइडेड बाय 144 ना, 244, दैट विल गिव यू 7.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आपका पर न्यूक्लियॉन का बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों, आगे का कैलकुलेशन में सब कुछ नहीं करूंगा, जहां कहीं मैं स्किप कर रहा हूं आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, मैं बस आपको बता दूंगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो, इसमें मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 3 रिएक्शंस देके रखा हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें से मैं दूसरा वाला सॉल्व कर रहा हूं, बाकी पहला वाला और तीसरा वाला आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करना क्या है कि आपको सबका मास यू में देके रखा हुआ है, सबका मास देके रखा हुआ है रिएक्शन में। इस रिएक्शन में ये आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और प्रोडक्ट में मैं बस ये लिख दूं कि आपका जो पॉजिट्रॉन है इसका मास नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन का या किसी का मास नहीं दिया रहेगा, न्यूट्रॉन का मास नहीं दिया हुआ है। तो वो तो हम जानते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास हमने यूज करके रखा हुआ है। न्यूट्रॉन का मास कितना था? 1.008665, और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो सेम होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, तो ये सारे मासेस की बात है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द फॉलोइंग रिएक्शंस गिवन द मासेस। सबका मास देके रखा हुआ है, 3 रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज होता है। तो जब एनर्जी रिलीज करने की बात हो तो आपको करना क्या है? प्रोडक्ट का मास लो, उसमें से सारे रिएक्टेंट के मास माइनस कर दो, मतलब क्यू वैल्यू निकालना है हमको। तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? क्यू इज इक्वल टू कितना एनर्जी रिलीज हुआ, प्रोडक्ट का मास लो, उसमें से रिएक्टेंट का मास माइनस कर, प्रोडक्ट का मास लेके उसमें, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मास लो, इसमें से ये सारे प्रोडक्ट का मास माइनस कर दो, और उसके बाद फिर क्या करना है? इंटू C² करना है। मतलब आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिएक्टेंट है, तो मास ऑफ यूरेनियम एटम, उसमें से सारे के सारे प्रोडक्ट का मास माइनस कर दो, बेरियम का मास माइनस कर दो, माइनस क्रिप्टॉन का मास माइनस कर दो, माइनस न्यूट्रॉन 2 निकला है तो 2 बार न्यूट्रॉन का मास माइनस करो। ठीक है, ये जो भी मास का डिफरेंस आया है उसको C² से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्यू वैल्यू मिल जाएगा। पर फिर वही बात, क्योंकि सारे के सारे वैल्यूज यू में दिए हुए हैं, यू में सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, C² को हटा के 931.5 मल्टीप्लाई कर दो तो MeV में कन्वर्ट हो जाएगा, और आंसर आपको MeV में ही लाना है। तो मैं बीच वाला कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। यूरेनियम का मास देखो कितना देके रखा हुआ है, यूरेनियम कहाँ गया? ये रहा, यूरेनियम में दिया हुआ है 236.0456, ये हो गया यूरेनियम का। उसमें से देखो जो भी प्रोडक्ट है, जैसे ये वाला किया होता तो रेडियम का मास में से इन दोनों का मास माइनस करना है, कार्बन के मास में से इन तीनों का मास माइनस करना है। पर ये देखो न्यूट्रिनो का मास उन्होंने नेग्लिजिबल किया हुआ है, तो न्यूट्रिनो का मास 0 लेके चलना है, तो इसमें से इन दोनों का मास मेजर करना है। ऐसे तीनों करना है, मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ। बेरियम का मास किधर गया? बेरियम क्रिप्टॉन है ना, तो किधर गया है? हाँ, बेरियम का मास कितना है? और 1, और जितना है उतना माइनस करना है। तो यहाँ पे एक ही है बेरियम, एक ही क्रिप्टॉन है, 2 है, तो इसलिए मैंने 2 डाल दिया यहाँ पे। बेरियम का मास देख रहे हो 139.9106, 139.9106।
फिर उसके बाद क्रिप्टॉन का मास, क्रिप्टॉन का मास क्या है, ये रहा 93.9341 माइनस 2 टाइम्स न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो यहाँ पे देखो क्या है 1.008665 1.008665 यही होता है ना 1.008665 या ओके। चलिए तो अब यहाँ पे देखो आपको माइनस करना, तो पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ यहाँ पे 1.008665 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2.01 ये मुझे मिल जाएगा 2.01733। अच्छा इंटू सी स्क्वायर, तो इंटू आपको क्या करना है बताओ, सी स्क्वायर रहेगा तो सी स्क्वायर को हटा के 931.5 और एम भी कर दो बस यू में वैल्यूज डाल के, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा आपका 236.0456 माइनस 139.9106 माइनस 93.9341 और माइनस 2.01733। तो ये आपका आ गया 0.18357 और उसके बाद 931.5 मल्टीप्लाई करोगे, एक सेकंड गड़बड़ कर दिया मैंने, ओके इसके बाद 931.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 170.99 आ रहा है यहाँ पे, दिस इज 170.99 MeV, इतना एनर्जी रिलीज हो गया। तो जब भी एनर्जी कितना रिलीज हुआ है ये रिएक्शन में पूछा जाए तो हमेशा स्टार्टिंग वाला जो होगा जिसको हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं उसमें से सबका मास माइनस करना है, मास यू में है, यू में दिया हुआ होगा, माइनस कर दो और लास्ट में 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। बीच वाला रिएक्शन सेकंड वाला का मैंने निकाल लिया, फर्स्ट वाला थर्ड वाला आप कर सकते हो, सबके सब दिया हुआ है सारा इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन इट्स मास टू बी, अगेन वही सेम चीज, अल्फा पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी निकालने का आ गया। अब अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है बताओ, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, तो इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर 2 है और न्यूट्रॉन का नंबर भी 2 है, तो एटॉमिक मास नंबर 2 और न्यूट्रॉन का नंबर 2 है। आपको मास देके रखा है अल्फा पार्टिकल, अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस है अपने आप में, हीलियम का न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब आपका मास ऑफ न्यूक्लियस ये दिया हुआ है, अब वो कितना है 4.00151 U। मैं फिर से यहाँ पे अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको बस बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है, आप कैलकुलेट कर लेना। तो आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताओ, बाइंडिंग एनर्जी बोला है ना ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, वही सेम चीज़ बस आपको वैल्यूज रखना है, इंटू सी स्क्वायर, तो Z मतलब 2, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमने कई बार लिखा हुआ है 1.007825 होता है, प्लस n कितना है 2 है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665, ये सब दिया रहेगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, और न्यूक्लियस का मास 4.00151 और उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया था 931.5 MeV, ये मल्टीप्लाई कर देना तो आपको आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 28.28 है। अब ये कैलकुलेशन अब आपके हाथ में, ठीक है, सारे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस तरीका पता कर लो, एग्जाम में कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द अल्फा डीके ऑफ Pu238 to uranium-234. The masses involved being mass of Pu is 238.04955 and mass of U is this and mass of helium is this। ठीक है, देखो अब आपका जो ये एलिमेंट है Pu, आई डोंट नो कि Pu कौन सा एलिमेंट है, उससे लेना देना नहीं है हमें, बस इसके एटॉमिक मास नंबर से लेना देना है, ठीक है। ये कन्वर्ट हुआ यूरेनियम में, तो जब ये यूरेनियम में कन्वर्ट हुआ तो इन्होंने बोला कि अल्फा डीके हुआ है। अल्फा डीके हुआ मतलब क्या कि जब ये यूरेनियम में यहाँ पे 234 यूरेनियम में कन्वर्ट हुआ तो इसने अल्फा पार्टिकल बाहर निकाला। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, अगर मैं अल्फा पार्टिकल यहाँ पे लिखता हूँ तो अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम एटम, हीलियम एटम का न्यूक्लियस। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं 238 Pu, ये आपका U234 हो गया,
देखो अल्फा डीके होता है तो 4 एटॉमिक मास नंबर 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। पर यहाँ पे वैसे भी एटॉमिक नंबर की बात की नहीं गई है, तो एटॉमिक नंबर वैसे भी हमको लेना देना नहीं है। और ये अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है, तो हम यहाँ पे हीलियम लिख देते हैं, हीलियम 42, यही अल्फा पार्टिकल होता है आपका। समझ गए? अब आपको क्या करना है बताओ, इस प्रोसेस में ये देखना है कि एनर्जी कितना रिलीज हुआ है। एनर्जी कितना रिलीज हुआ है कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी तो बताया था कुछ टाइम पहले। तो एनर्जी अगर कैलकुलेट करना रहता है, क्यू वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो मास, रिएक्टेंट का मास लो, मास ऑफ पी यू माइनस मास ऑफ जो भी प्रोडक्ट है उसका मास माइनस कर दो, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। वही सेम चीज, मास ऑफ पी यू कितना है 238.04955 माइनस मास ऑफ यू। और मास ऑफ यू क्या होगा बताओ, ये दिया हुआ है यहाँ पे, यू लिखा है, सॉरी कैपिटल यू लिखना चाहिए, एम यू। यूरेनियम का मास वो यहाँ पे देके रखा है 234.04095 और माइनस हीलियम का मास, हीलियम मतलब ये अल्फा पार्टिकल है, हीलियम का न्यूक्लियस है ये, हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो ये आ जाएगा। और आपको फाइनली क्या करना है 931.5 MeV कर देना है। इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा जो भी दिया हुआ है 5.5862। अगर कहीं कुछ मिस्टेक रहे कैलकुलेशन में तो देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल या पॉजिट्रॉन emitted in the decay of sodium 2211 given the mass of sodium is this, neon is this and mass of positron। देखो ये positron का मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास यही होता है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल। पहले देखते हैं ये बीटा डीके का प्रोसेस क्या है और कैसे होता है। देखो ये बीटा प्लस डीके हो रहा है, सोडियम 2211 है, सोडियम 2211 का बीटा प्लस डीके होता है और वो नियॉन में कन्वर्ट होता है। बीटा प्लस डीके यानी कि पॉजिट्रॉन जब बाहर आता है तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, तो आपका ये सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, तो ये नियॉन बन जाएगा। और प्लस यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो आता है, लेकिन न्यूट्रिनो का मास जो है हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो इसे छोड़ दो आप। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल। इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है। होता क्या है बच्चों कि जब भी आपका इस तरह का रिएक्शन होता है, अल्फा डीके बीटा डीके कुछ रिएक्शन होता है, तो आपका सिस्टम का मास थोड़ा कम हो जाता है, और वो जितना भी मास कम होता है जिसको हम क्यू वैल्यू बोलते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो हम क्यू वैल्यू से निकाल सकते हैं। मान लो क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, इतना आपका मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब ये एनर्जी जाता कहाँ है, मैंने बताया था ये एनर्जी जाता है आपके प्रोडक्ट के काइनेटिक एनर्जी में। तो प्रोडक्ट में एक तो नियॉन है और दूसरा आपका पॉजिट्रॉन है, इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। पूछा ये गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपका पॉजिट्रॉन का क्या हो सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो भी एनर्जी आपका आया है, क्यू वैल्यू आया है, वो सारा का सारा पॉजिट्रॉन के पास चला जाए, नियॉन के पास कुछ भी ना जाए। तो जो सारा का सारा एनर्जी पॉजिट्रॉन के पास जाएगा वो उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो हम क्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वही वैल्यू आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा पॉजिट्रॉन का, क्योंकि हम मानेंगे कि जो भी वैल्यू आया क्यू वैल्यू वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाता है प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगा, इसका मतलब क्या, आपका दोनों इन दोनों में बढ़ जाएगा। पर हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई इसको कुछ नहीं मिलेगा। मैक्सिमम की बात की तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम सारा का सारा एनर्जी पॉजिट्रॉन के पास चला जाए। तो हम क्या करेंगे, क्यू वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। क्यू वैल्यू क्या होगा बताओ, सोडियम का मास माइनस नियॉन का मास, ऐसे निकालते हैं ना, अब मास ऑफ पॉजिट्रॉन, इसमें से इन दोनों का मास माइनस कर देना है, इंटू सी स्क्वायर। नाउ सोडियम का मास कितना होगा, सोडियम का मास यहाँ पे देखे रखा हुआ है 21.994437, 994437 माइनस नियॉन का मास 21.991385, 994437 माइनस 21.991385 और मास ऑफ पॉजिट्रॉन 0.00055, 0.00055
0.055 और इसी को क्या करना है आपको 931.5, तो ये MeV में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, एक तो चलो मैं कैलकुलेशन कर ही दूंगा, यही आपका आंसर होना चाहिए। तो 21.994437 माइनस 21.991385 माइनस 0.00055 इतना आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 931.5, तो 2.33 मेरा आंसर आया यहाँ पे, 3306 जो भी है, तो 2.3306 MeV बस। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी में जा सकता है पॉजिट्रॉन के यानी कि बीटा पार्टिकल के, समझे। अब जनरली सारा का सारा एनर्जी नहीं जाता है, इसमें से कुछ एनर्जी नियॉन में जाएगा, कुछ एनर्जी पॉजिट्रॉन में जाएगा और हल्का फुल्का एनर्जी न्यूट्रिनो में भी जाएगा। पर अगर मान ले हमको पूछा क्या गया है कि मैक्सिमम कितना एनर्जी इसको मिल सकता है, तो मैक्सिमम यही एनर्जी है जो इसको अगर सारा का सारा ही मिल जाए तो इतना ही मैक्सिमम एनर्जी मिल पाएगा। मान लेंगे कि बाकी लोगों को एनर्जी 0 मिला हुआ है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखो ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ बच्चों, तो अब मैं फटाफट कर देता हूँ इसको और कैलकुलेशन आप देख लेना। एनर्जी रिलीज लिखा हुआ है इन द न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन मास ऑफ लिथियम एटम एंड ऑफ हीलियम एटम टू बी दिस एंड दिस। तो आपका रिएक्शन क्या है, लिथियम 73 प्लस पी क्या है, प्रोटॉन है, पी क्या है भाई, हीलियम एटम टू बी, पी क्या दिया हुआ है, लिथियम में से 2 अल्फा पार्टिकल बनाना है, तो अगर आप एक प्रोटॉन दोगे तो वो 8 4 हो जाएगा, हाँ बराबर, ये प्रोटॉन ही है प्रोटॉन, और ये बन जाएगा 2 अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस, तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का माइनस करना है और उसके बाद फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्यू वैल्यू निकालना है, क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे, रिएक्टेंट का मास मतलब मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। देखो रिएक्टेंट इस बार 2 है, इससे पहले एक ही रिएक्टेंट होता था, 2 प्रोडक्ट होते थे या 3 प्रोडक्ट होते थे, इस बार 2 रिएक्टेंट है, एक ही प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का मान माइनस करना है आपका मास, तो इन दोनों का टोटल मास ले लिया, माइनस 2 बार अल्फा पार्टिकल है तो 2 टाइम्स अल्फा पार्टिकल का मास, ये हो गया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ना मास ऑफ लिथियम दे के रखा है क्या, गिवन द मास ऑफ लिथियम एटम एंड ऑफ हीलियम एटम। अब इनको न्यूक्लियस देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब इन्होंने अगर मान लो एटम ही दिया हुआ तो हम एटम ही यूज कर लेते हैं। कितना है भाई इसका 7.01, लिथियम का 7.016 यू जाने दो, और प्रोटॉन का मास तो हम कई बार यूज कर चुके हैं, इट इज 1.007825 माइनस 2 टाइम्स अल्फा पार्टिकल का मास दे 4.0026 और इंटू 931.5 MeV में कन्वर्ट हो गया, इतना एनर्जी रिलीज हुआ है। करो अब कैलकुलेट, तो कैलकुलेशन में आपका, ठीक है देख लेते हैं, पहले तो इसी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.0026, ये हो जाएगा आपका 8.0052, 7.016 माई प्लस 1.007825 माइनस 8.0052 मल्टीप्लाइड बाय 931.5, 17.35 आ रहा है यहाँ पे, 17.35 MeV, ये आ गया आपका Q वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस लग रहा है, तो अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा, बट ठीक है चलेगा, इतना डिफरेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद लॉग से अगर ये सॉल्व करो तो हो सकता है आपका आंसर अलग आए, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, बाकी तो ठीक है, उसके क्लोज ही है ना आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अब रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन चालू हो गया, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल डिक्रीज फ्रॉम 350 to 175 पर सेकेंड इन 1 आवर। मतलब आपका इनिशियल एक्टिविटी A1 जो था, या फिर आप A0 ले लो, इनिशियल एक्टिविटी A0 जो है वो 350 पर सेकेंड है, और आपका जो फाइनल एक्टिविटी है
वो 175 है पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना लगा इसको यहाँ तक पहुँचने में, 1 आवर। 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। ये सेकेंड में दिया हुआ है तो ये भी हमने सेकेंड में दे दिया। डिटरमाइन द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का वैल्यू चाहिए हमको। अब देखो हाफ लाइफ का अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको लैम्डा का वैल्यू चाहिए होता है। लैम्डा का वैल्यू आपको एक्टिविटी के इक्वेशन से मिल जाएगा। एक्टिविटी का इक्वेशन होता है A इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो A का वैल्यू क्या है आपका 175, ए नॉट का वैल्यू कितना होगा 350 होगा। दैट इज इक्वल टू, सॉरी ए नॉट यहाँ आ जाएगा, ए नॉट, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ए नॉट का वैल्यू 350, ई रेज टू माइनस लैम्डा और टी का वैल्यू यहाँ पे 3600 होगा, 3600, ठीक है। तो 175 अपॉन 350, 175 अपॉन 350, या फिर एक काम करो चलेगा, देखते हैं, 175 अपॉन 350 विल बी इक्वल टू ई रेज टू माइनस 3600 लैम्डा। नाउ 175 अपॉन 350 करोगे तो 25 से डिविजिबल है, तो 175 डिवाइडेड बाय 25 विल बी 7, तो 25 7s और 350, एक सेकेंड, 350 डिवाइडेड बाय 25 40, 7 इंटू 14, मतलब 14 इंटू 25 करोगे तो 350 आ जाएगा। लेट मी जस्ट कंफर्म इट, या 14 इंटू 25 आपको 350 आ जाएगा। और फिर से आप क्या कर सकते हो, 7 1 से 7 2 से, अच्छा ये डबल था क्या उसका, ये भगवान कितना टाइम पास किया मैंने। 175 इंटू 2 350 होता है क्या, हाँ ठीक है। कैलकुलेशन यार दिन ब दिन मेरा बहुत वीक होते जा रहा है कैलकुलेटर यूज़ कर करके, इसलिए आप ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ मत करो, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या है, उल्टा कर दो, क्योंकि क्यों उल्टा कर रहा हूँ ना, अगर यहाँ पे जो वैल्यू है ना आपका 1/2 आ रहा है ना, ये अगर मान लो 1 से कम हो जाए, ये 1 से कम ही होता है वैसे, तो अगले स्टेप में क्या करना, आप रेसिप्रोकल ले लेना ताकि लॉग नेगेटिव का ना आए। तो रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लोगे 1 अपॉन ई रेज टू माइनस 3600 लैम्डा, तो ये फिर से ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ई रेज टू 3600 लैम्डा। आप बीच वाला स्टेप जो है स्किप भी कर सकते हो। रेसिप्रोकल लेने से पावर नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है, तो आप ये स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। दोनों तरफ लॉग ले लो, नेचुरल लॉगरिथम ln2 इज इक्वल टू ln ई रेज टू 3600 लैम्डा, नेचुरल लॉगरिथम। लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि जो पावर है वो आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ln2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3600 लैम्डा ln ई। लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, ये याद रखना, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। तो ये तो हट गया, यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा ln2 अपॉन 3600, ठीक है, ln2 अपॉन 3600। अब आपको जब लैम्डा का वैल्यू मिल गया है तो अब यहाँ पे आपको टी हाफ का वैल्यू निकाल सकते हो। टी हाफ इज इक्वल टू, अच्छा इसका पर सेकेंड होता है, लैम्डा का वैल्यू भी जो होता है आपका पर सेकेंड होता है, हाँ पर सेकेंड होता है, राइट, इसका जो यूनिट होता है वो पर सेकेंड होता है। तो लैम्डा मिल गया। अब टी हाफ का वैल्यू क्या होता है बताओ, टी हाफ का वैल्यू होता है ln2 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो आपका ln2 अपॉन लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू यहाँ से डाल दो, तो ln2 अपॉन लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ln2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी हाफ आपका लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने, क्या कर रहा हूँ यार मैं, सॉरी, लैम्डा का वैल्यू क्या है ln2 अपॉन 3600, तो 3600 ऊपर चला जाएगा, और 3600 ऊपर जाने के बाद क्या होगा, 3600 सेकेंड्स हो जाएगा, यही आपका टी हाफ का वैल्यू है 3600 सेकेंड्स। इसी को इन लोगों ने 3.6 इंटू 10⁻³ लिख दिया है, एक ही बात है, 3600 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ अ न्यूक्लियस स्पीशीज इज 3.2 डेज। अब इसका हाफ लाइफ दे के रखा हुआ है, मतलब टी हाफ दिया हुआ है, और वो आपको दे के रखा हुआ है 3.2 डेज। चलो 3.2 डेज, कैलकुलेट इट्स डीके कांस्टेंट एंड एवरेज लाइफ। अब देखो डीके कांस्टेंट इन्होंने सेकेंड्स में कैलकुलेट करके दिया हुआ है, बुक में भी ये सॉल्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो सेकेंड्स में कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कैसे करोगे, तो देखो अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि आपका जो कन्वर्जन फैक्टर होता है, एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं वो बताओ।
ना सी एक दिन में मुझे एक बात बताओ पहले कि कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? एक सेकेंड में 3600 सेकेंड होता है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, हे भगवान एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होता है ना? तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं पूरे एक दिन की बात करूँ, 24 आवर्स की बात करूँ, तो इसे 24 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 3600 मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, 3600 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो नंबर आता है 86400। अगर आपको ये याद है 86400, तो ये एक दिन के सेकेंड्स है। एक दिन में 86400 सेकेंड्स होते हैं। नहीं याद है तो पहले 24 से मल्टीप्लाई करके आर में कन्वर्ट करो और फिर 3600 से सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका टी हाफ का वैल्यू सेकेंड्स में आ जाएगा। तो लेट्स सी कि आपका ये 86400 मल्टीप्लाइड बाय आपका 3.2 विल गिव यू 276480। 276480 सेकेंड्स, ये आपका हाफ हो गया, टी हाफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे और क्या बोला गया है? कैलकुलेट डी के कॉन्स्टेंट और एवरेज लाइफ। तो डी के कॉन्स्टेंट मतलब लैम्डा कैलकुलेट करना है और आपका एवरेज लाइफ टाउ कैलकुलेट करना है। ना सी यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसके अंदर था, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और लेटर्स में दिया हुआ था, तो मैंने वो पार्ट, जो थर्ड पार्ट था इसका, वो मैंने स्किप कर दिया है। सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उसमें एटॉमिक मास देके नहीं रखा हुआ था, फिर भी वाई एज्यूम करके सॉल्व किया हुआ था, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने उस पार्ट को जाने दिया। तो यहाँ पे देखो टी हाफ अगर दिया है, लैम्डा टाउ बड़े आसानी से मिल जाएगा। आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। टी हाफ का फॉर्मूला होता है ln2 अपॉन लैम्डा। ln2 का वैल्यू होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, लैम्डा पूछा गया है ना, तो एक काम करो, लैम्डा इधर डाल दो। टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय लैम्डा, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू ln2 अपॉन टी हाफ। ln2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.693 और टी हाफ का वैल्यू 276,480। तो ये आपका लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो मिलेगा आपको 0.693 डिवाइडेड बाय 276,480, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ सेकेंड इनवर्स, ये आपका लैम्डा आ गया। दैट इज, इसको डी के कॉन्स्टेंट बोलते हैं, तो आपको ये वैल्यू मिल गया। उसके बाद आपको एवरेज लाइफ निकालना है। एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ होता है 1 बाय लैम्डा, सिंपली 1 बाय लैम्डा। 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶, तो 1 अपॉन 2.5 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 1 डिवाइडेड बाय 2.5 विल गिव यू 0.4 0.4 इंटू 10⁻⁶, और सिंपली 4 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड्स। अब ये सेकेंड्स में है, अगर आपको कुछ बोला नहीं गया तो आप सेकेंड्स में आंसर छोड़ सकते हो एवरेज लाइफ टाइम का। अगर उन्होंने लिख दिया कि एवरेज लाइफ इन डेज में मुझे बताओ, सेकेंड्स में मत बताओ, तो फिर आपको क्या करना है, यही 86400 से उसको डिवाइड कर देना है, तो डेज हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 86400, तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 40 लाख, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 86400, तो 2 0 तो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 864, दैट विल गिव यू 46.29 आ रहा है। यहाँ पे 63 दिखा रहा है, वैसे यहाँ पे एक्चुअली फिर एक डेसिमल जो नहीं लिया रहेगा ना, उसके वजह से हुआ रहेगा, तो नो प्रॉब्लम। 46.29, तो 46.29 कैलकुलेशन देख लो आप, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। 40,000 डिवाइडेड बाय 864, 46.3 आ रहा है मेरा, 46.3 आ रहा है, तो 46.3 डेज, अच्छा 46.3 डेज, एक सेकेंड यार, इनका तो 4.63 डेज आ रहा है, एक डेसिमल में गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ गड़बड़ हुआ ना भाई, एक डेसिमल आगे शिफ्ट किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1 0 कम आएगा, तो ये 1 0 हटा दो, तो डेसिमल आपका 46.3
का 4.63 हो जाएगा, 4.63 डेज। अगर डेज में पूछा गया है तो डेज में कन्वर्ट करना है, नहीं तो आप सेकेंड्स में आंसर छोड़ सकते हो, एवरेज लाइफ का भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ SR 9038 इज 28 ईयर्स। 28 ईयर्स इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब टी हाफ आपको दिया हुआ है 28 ईयर्स। अब ये ईयर्स है, ये तो अलग लेवल पे चला गया। अब हम लोग को इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, पहले तो इसको डेज में कन्वर्ट करो। डेज में कन्वर्ट करने पर क्या होगा, एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज, 365 से मल्टीप्लाई करो। अब उसके बाद सेकेंड्स के लिए एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो अभी देखा था हम लोगों ने 86400, तो ये पूरा सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। समझ गए कि नहीं, पहले ईयर को डेज में कन्वर्ट किया तो ये डेज हो गया, डेज को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका टी हाफ का वैल्यू आपको सेकेंड से मिल जाएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 86400, ये आपका आ जाएगा 8.83। मैं डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10⁸ सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इतना आपका टी हाफ का वैल्यू आ गया। और क्या चाहिए भाई, डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन रेट। डिसइंटीग्रेशन रेट मतलब डीके कांस्टेंट, नहीं सॉरी, रेट पूछा है ना। डिसइंटीग्रेशन रेट का मतलब होता है एक्टिविटी, रेट मतलब एक्टिविटी, तो हमें एक्टिविटी A0 पूछा गया है, और यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे क्या दे रखा है 5 मिलीग्राम सैंपल। तो पहले एक काम करते हैं, आपको लैम्डा की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, तो पहले लैम्डा निकाल लो। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, हमने देखा था ln2 अपॉन टी हाफ होता है, और 0.693 डिवाइडेड बाय 8.83 इंटू 10⁸। तो पहले तो हमको लैम्डा यहाँ पे मिल गया, तो लैम्डा अब यहाँ पे 8.83 सॉरी 0.693 डिवाइडेड बाय 8.83, और ये हो गया आपका 0.0785 पकड़ लो, इंटू 10⁻⁸, ये ऊपर जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे मैं 1-2 डेसिमल आगे जाऊंगा तो 7.85 हो जाएगा, 2 डेसिमल आगे गया हूँ तो ये 10⁻10 हो जाएगा पर सेकेंड, ये आपका लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे एक्टिविटी का जो एक फॉर्मूला होता है, A0 लिखने की जरूरत नहीं, A लिखना है खाली। एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, n, लैम्डा इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। लैम्डा मिल गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, मास देके रखा हुआ है, मास देके रखा हुआ है, और आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी पता है, एटॉमिक मास भी पता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इज इक्वल टू मास इन ग्राम। फॉर्मूला देखना क्या, सॉरी यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मास इन ग्राम अपॉन m0। m0 क्या है आपका, या ए लिख दो यहाँ पे, विच इज एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर सेम यहाँ पे मान के चल सकते हो तुम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको मास देकर रखा है वो ग्राम में लो। अब 5 मिलीग्राम दिया है, इसका मतलब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा, ग्राम में आ गया। और एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर जो दिया रहेगा वही आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, उसी से आप डिवाइड कर दो। ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालोगे, तो दूसरा फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही हमको चाहिए, और ये आपका एवोगैड्रोस नंबर। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू एन है। नंबर ऑफ मोल्स तो हमारा निकल गया, देख रहे हो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, पता होगा तुम्हें 6.022 इंटू 10⁻23। नहीं है तो इसे नोट डाउन कर लो। एवोगैड्रोस नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। करो चलो मल्टीप्लाई अब, तो ये हो गया आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 0.3
3.34 ले लो चलो, इंटू 10⁻20 आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब एक डेसिमल आगे शिफ्ट करोगे तो 3.34 इंटू 10⁻90 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया 3.34 इंटू 10⁻90। बस ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक बार मिल जाए, कैसे करोगे बताओ? पहले नंबर ऑफ मोल्स ढूंढो, जो सैंपल दिया है उसका मास ग्राम में लेना और एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर ले लोगे चलेगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी एटॉमिक मास नंबर होगा उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 90 दिया हुआ है तो 5 × 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स मिला तो फिर दूसरा फॉर्मूला यूज करना है n/n। तो यहाँ से आपको n मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय, ये है आपका एवोगैड्रोस नंबर। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक बार मिल गया तो बस हो गया, एक्टिविटी बड़े आराम से मिल जाएगा। डिसइंटीग्रेशन रेट का मतलब एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू एन। लैम्डा 7.85 इंटू 10⁻10, 7.85 इंटू 10⁻10, n का वैल्यू 3.34 इंटू 10⁻19। बताओ अब क्या आएगा? 7.85 मल्टीप्लाइड बाय 3.34, 26.22, यस आपका आ जाएगा 26.22 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वही आंसर आ रहा है। एक डेसिमल पीछे शिफ्ट कर दोगे तो 2.622 इंटू 10⁻10 और पर सेकेंड ही होता है आपका एक्टिविटी। तो एक्टिविटी मतलब डिसइंटीग्रेशन रेट, डिसइंटीग्रेशन रेट मतलब एक्टिविटी, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट 6027 नेसेसरी टू प्रोवाइड अ रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ 10 मिलीक्यूरी, इट्स हाफ लाइफ बीइंग 5.3 ईयर्स। देखो यहाँ पे अभी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, इतना कितना अमाउंट हमको चाहिए होगा कोबाल्ट का ताकि इतना आपका डिसइंटीग्रेशन रेट या फिर एक्टिविटी। देखो क्यूरी जो है वो एक्टिविटी का यूनिट है, डिसइंटीग्रेशन रेट या फिर एक्टिविटी का यूनिट है। तो पहले तो हम उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। एसआई यूनिट में कन्वर्ट क्या कैसे आएगा बताओ? ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मिली क्यूरी। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ क्यूरी आ जाएगा। मिली का मतलब 10⁻³ होता है, और क्यूरी को कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 10 × 10⁻³ 10⁻² क्यूरी होगा। और क्यूरी का मतलब क्या होता है? एक क्यूरी का मतलब होता है 3.3 या 3.7 है, एक बार कंफर्म कर लो यार, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। 3.7 है। 1 क्यूरी का मतलब होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या पर सेकेंड सीधा। तो आपको पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है या डीकेज पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, जो कि एसआई यूनिट है। तो क्यूरी को 1 क्यूरी का मतलब होता है 3.7 इंटू 10⁻10। तो आपने इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁸ पर सेकेंड। ये हो गई आपकी एक्टिविटी या डिसइंटीग्रेशन रेट। हमें इतना डिसइंटीग्रेशन रेट या एक्टिविटी चाहिए तो कितना कोबाल्ट लगेगा ये पूछा गया है, और हाफ लाइफ देके रखा है आपको 5.3 ईयर्स का। तो हाफ लाइफ मतलब होता है टी हाफ, दैट इज इक्वल टू 5.3 ईयर्स। तो मैंने आपको जैसे बताया कि पहले इसको कन्वर्ट करोगे डेज में 365, और फिर अगर आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 86400 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका टी हाफ सेकेंड्स में आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, एक सेकेंड कहाँ गया, या 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 86400 ये आपको दे देगा। अब देखो यहाँ पे मैं डेसिमल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक नंबर के बाद 1.67 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10⁸8 सेकेंड्स। तो ये आपको टी हाफ मिल गया, ठीक है। चलो अब हमको चाहिए क्या बताओ? नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। तो एक्चुअली में हमको फॉर्मूला देखो क्या यूज करना है, एक्टिविटी का फॉर्मूला यूज करना है, ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, ठीक है, ताकि हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स मिल जाए यहाँ पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाए। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल गया तो यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है, आपको टोटल अमाउंट भी मिल जाएगा, मास में मिल जाएगा। जो भी मास में आंसर चाहिए ना, आपको कितना अमाउंट चाहिए मतलब मास में चाहिए आंसर आपका कोबाल्ट का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढ लोगे तो मिल जाएगा। ए हमको दिया हुआ है, अगर हमको लैम्डा मिल जाए तो एन भी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लैम्डा ढूंढेंगे। लैम्डा का फॉर्मूला होता है ln2/t हाफ,
ln2 अपॉन टी हाफ। ln2 का वैल्यू होता है 0.693, टी हाफ का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ तो इसको करोगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 0.693 डिवाइडेड बाय 1.67, ये हो जाएगा 0.415 हो गया, 0.415 इंटू 10⁻⁸ पर सेकेंड। तो ये आपको लैम्डा मिल गया, और यहीं से आपको क्या मिल जाएगा बताओ, a इज इक्वल टू लैम्डा एन होता है, तो n का वैल्यू आपको a अपॉन लैम्डा मिल जाएगा। a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.7 इंटू 10⁸, 3.7 इंटू 10⁸, लैम्डा का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0.415 इंटू 10⁻⁸। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो 3.7 डिवाइडेड बाय 0.415 विल गिव यू 8.916 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸8 प्लस 8 16 हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल गया। अभी हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिला है, हमको चाहिए क्या बताओ, यहाँ पे कोबाल्ट का हमको मास चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं। अब देखो कि इसका तो एटॉमिक मास नंबर जो है वो 60 है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या देखो, नंबर ऑफ मोल्स का दो फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आपको मास मिल जाएगा ग्राम में। क्या दो फॉर्मूला जो पहले हमने यूज कर रखा था, नंबर ऑफ मोल्स का दो फॉर्मूला, एक तो मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास नंबर, और दूसरा फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये दोनों दो फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, मास इन ग्राम, याद रखना ग्राम में मास आएगा, अपॉन एटॉमिक मास नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले हैं। अब देखो यहाँ से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा n अपॉन Na मल्टीप्लाइड बाय a। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है यहाँ पे दिख रहा है आपको 8.916 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और एटॉमिक मास नंबर आपका यहाँ पे देखो 60 दे के रखा हुआ है, कोबाल्ट है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका समथिंग आ जाएगा 8.916 के आसपास ही आ जाएगा। तो 8.916 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 6.022 88.83 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 1623 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो ये 8.883 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम हो जाएगा। हमको ग्राम में ही था ना वैल्यू मिला था, ये रहा ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन किया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और इसका थर्ड पार्ट उतना नेसेसरी नहीं था, मैंने उसको हटा दिया है। तो ये दो क्वेश्चन देख लो आपका क्या है इसमें जो पूछा गया। आइसोटोप कोबाल्ट 57 डीके बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर टू आयरन 57 न्यूक्लियस विथ अ हाफ, देखो यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग था, विथ अ हाफ लाइफ ऑफ 272 डेज, और आपका Fe57 is produced in an excited state and it almost instantly emits gamma radiation. Find the mean lifetime and decay constant for cobalt 57। देखो आपको mean lifetime और decay constant चाहिए। क्या क्या चाहिए देख लो, mean lifetime मतलब टाउ चाहिए, decay constant मतलब लैम्डा चाहिए, और दे क्या रखा है, हाफ लाइफ दे के रखा हुआ है 272 डेज का। तो हाफ लाइफ आपको दे रखा है टी हाफ 272 है ना, 272 डेज। अब डेज दिया हुआ है उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा 86400, तो आप डेज में आपका सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 272 मल्टीप्लाइड बाय 86400, दैट विल गिव यू 2.35 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 10⁻7 सेकेंड्स। ये हो गया आपका टी हाफ। पूछा क्या गया है, ये दोनों चीज़ें पूछी गई है, और एक और चीज़ पूछा गया है ना, इफ द एक्टिविटी ऑफ अ रेडिएशन सोर्स इज 2 माइक्रो क्यूरी है, 2 माइक्रो क्यूरी, हाउ मेनी कोबाल्ट न्यूक्लियाई डज द सोर्स कंटेन। अच्छा ठीक है, इसमें एक और चीज़ है, आपको एक्टिविटी दे के रखा हुआ है, एक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रो क्यूरी। अब इसमें देखो पहले तो आप माइक्रो को हटाओगे तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये क्यूरी में कन्वर्ट होगा, क्यूरी से आपको पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.7 इंटू 10⁻10। क्वेश्चन में सॉल्व किया था हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में,
तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा पर सेकेंड में। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 7.4 ना। 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 7.4। तो 7.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ पर सेकेंड हो जाएगा। ये हो गया आपकी एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब दे रखी है, आपको पूछा है कितने न्यूक्लियाई सोर्स के पास है। एक्टिविटी दिया हुआ मतलब कितने न्यूक्लियाई मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान के चलो, या कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस या पार्टिकल्स है कोबाल्ट का, ये हमें ढूंढना है, एन ढूंढना है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो ये सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का, जो सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमें टी हाफ देके रखा हुआ है, टी हाफ से फट से लैम्डा मिलेगा, लैम्डा से आपको मीन लाइफ टाइम मिल जाएगा या एवरेज लाइफ टाइम मिल जाएगा। मीन लाइफ टाइम एवरेज लाइफ टाइम एक ही चीज़ है। तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ का वैल्यू है कितना 2.35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ 10⁻⁷। तो 0.693 डिवाइडेड बाई 2.35, तो ये आपका हो जाएगा 0.295 इंटू 10⁻⁷। और यू कैन जस्ट राइट 1 डेसिमल और मैं आगे दे आता हूँ 95 इंटू 10⁻⁻8 पर सेकेंड। ये आपका लैम्डा आ गया 2.95 इंटू 10⁻⁸ पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, मीन लाइफ चाहिए। तो देखो मीन लाइफ जो होता है वो 1 बाय लैम्डा होता है। तो 1 बाय लैम्डा मतलब 1/2.95 इंटू 10⁻⁸। तो 1/2.95 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2.95 विल गिव यू 0.339 लिख देते हैं, 0.339 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3.39 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। और आपका ये टाउ टाइम है तो सेकेंड में आ जाएगा आंसर। तो ये आपका आ गया एवरेज लाइफ टाइम या मीन लाइफ टाइम। चलो पहला वाला पार्ट तो हो गया खत्म। दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला है, एक्टिविटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढना है आपको। तो भाई ये तो सीधा फॉर्मूला है, आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है। अब दो ही चीज़ है ना, एक्टिविटी दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढना है। तो ए इज इक्वल टू लैम्डा एन, सीधा ए इज इक्वल टू लैम्डा एन इज इक्वल टू ए बाय लैम्डा। ए कितना दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻⁴, 7.4 इंटू 10⁻⁴। लैम्डा कितना मिला हमको 2.95 इंटू 10⁻⁸, 2.95 इंटू 10⁻⁸। तो यहाँ आपको 7.4 अपॉन 2.95, 7.4 डिवाइडेड बाई 2.95 दैट विल बी इक्वल टू 2.51 इंटू 10⁻12। ये ऊपर जाने के बाद 10⁻12, ये हो गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2.51 इंटू 10⁻12। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सन, जिसमें रिएक्शन आपको दे रखा है कि 4 प्रोटॉन कन्वर्ट होता है अल्फा पार्टिकल प्लस 2 पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनोस में। नेग्लेक्टिंग द एनर्जी गिवन टू द न्यूट्रिनोस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बीइंग दिस, आपको एनर्जी कितना रिलीज हुआ है वो देखना है, और न्यूट्रिनोस को आपको अवॉइड कर देना है। न्यूट्रिनोस का जो मास होता है बहुत ही कम होता है, तो आप न्यूट्रिनोस को यहाँ पे इस रिएक्शन में अवॉइड कर सकते हो। हम बात यहीं इस पे करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया। अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज बोला है, तो हम ये ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एनर्जी रिलीज जो होता है वो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, रिएक्टेंट का टोटल मास लेते हैं। टोटल मास क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन 4 प्रोटॉन है तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन, उसमें से प्रोडक्ट के मास माइनस कर देंगे, तो माइनस मास ऑफ अल्फा माइनस मास ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 पॉजिट्रॉन है। न्यूट्रिनोस का मास आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इंटू c², यही आपका एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कर चुके हैं। मास ऑफ प्रोटॉन आपका आएगा 1 सब यू में लेना है वैल्यू 0.07825 माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है 4.001506 माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ
अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ पॉजिट्रॉन अगर मैं यू में निकालता हूं तो उसका वैल्यू होता है 0.000। ये वैल्यू सारे दिए होंगे बच्चों, ये आपको सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0.00054, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0.000554 इंटू सी स्क्वायर की जगह क्या करना रहता है 931.5 और MeV लिख दो। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पर आपको 24.698 MeV आ जाएगा, 698 MeV। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन हम कई सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ मच मास ऑफ यूरेनियम इज रिक्वायर्ड, यूरेनियम में 235 है, यूरेनियम 235 इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो फ्यूजन ईच डे। एक दिन में कितना हमको यूरेनियम चाहिए होगा, मास चाहिए होगा, ताकि आपको एक दिन में, मतलब एक दिन के लिए, ताकि आप क्या कर सको 3000 मेगावाट का पावर जनरेट कर पाओ। 3000 मेगावाट का पावर जनरेट करना है हमें, और लिया क्या गया एवरेज एनर्जी पर फिजन, एक फिजन में इतनी एनर्जी हमें मिल जा रही है। अब देखो यहाँ पे मेगावाट है तो उसको ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट कर देते हैं कि हमारे पास पावर कितना है, ये टोटल पावर है। पावर कितना है 3000 मेगावाट। मेगा का मतलब क्या होता है 10⁶ होता है, तो ये वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप 3 इंटू, देखो 3 है ना यहाँ पे, तो 3 0 यहाँ डाल दो, 10⁹ वाट लिख सकते हो। इतना पावर हमें जनरेट करना है, आपके थर्मल पावर जनरेट करना है फ्यूजन रिएक्शन से। इसने के लिए आपको कितना यूरेनियम चाहिए होगा, अगर एक फिजन रिएक्शन हुआ तो इतनी एनर्जी जनरेट होती है 202.79 MeV, इतनी एनर्जी जनरेट होती है। तो पहली बात तो ये यहाँ पे कि हाउ मच मास चाहिए ना हमको, तो एक काम करो, पहले तो कितने नंबर ऑफ यूरेनियम एटम चाहिए होगा नंबर निकाल लो। नंबर से हम लोग क्या करेंगे मास निकाल लेंगे, पहले आप नंबर निकालो कितना हमको नंबर चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, तो आप एक देखो कि एक फिजन रिएक्शन पे कितना एनर्जी मिल रहा है फॉर वन रिएक्शन। एक रिएक्शन में एक 1 यूरेनियम U235 न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है, एक यूरेनियम न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए एनर्जी कितना निकल रहा है, एनर्जी रिलीज्ड कितना निकलता है बताओ, एनर्जी रिलीज्ड इन वन रिएक्शन या वन फिजन। एक फिजन के लिए आपकी एनर्जी कितना निकल रहा है, इसको मैं E1 लिख देता हूँ, और वो है 202.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हो जाएगा आपका 202.79 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दिया है, हमें यहाँ पे ऐसा यूनिट दिया दे के रखा हुआ है, तो इसका भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 202.79 इंटू 10⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। आप जूल यानी कि ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दो, तो ये एक फिजन का टोटल कितना एनर्जी बाहर आ रहा है ये आपको मिल जाएगा। सो दैट वुड बी इक्वल टू, चलो देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 202.79 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, तो ये हो जाएगा आपका 324.46 इंटू 10 का पावर 6 और तो -13 जूल हो जाएगा। तो ये एक फिजन का इतना आपको एनर्जी मिलेगा। टोटल कितना एनर्जी चाहिए, टोटल आपको एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे देखो आपको एक काम करो, अच्छा टोटल टाइम भी दिया रहेगा ना, एक दिन का टाइम दिया गया है, तो एक काम करो टाइम निकालो। टाइम टोटल दिया गया है एक डे। अब एक डे में आपको पता है 86400 सेकेंड्स होता है, तो हम यहाँ पे पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पावर होता है टोटल जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अब देखो एक फिजन रिएक्शन के लिए मान लो आपके पास E1 एनर्जी है, मान लो आपको टोटल ऐसे n फिजन रिएक्शन करने पड़ रहे हैं, n फिजन रिएक्शन करने पड़ रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा n टाइम्स E1। और जितना फिजन रिएक्शन होगा उतना ही आपका यूरेनियम का नंबर लगेगा। तो अगर n फिजन रिएक्शन कर रहे हो तो n यूरेनियम एटम भी आपको लगेगा या n यूरेनियम न्यूक्लियस भी आपको लगेगा। तो टोटल n इंटू E1, ये एक का रिएक्शन और टोटल n अगर न्यूक्लियस हमें लग रहा है तो n इंटू E1 टोटल एनर्जी हो गया डिवाइडेड बाय टाइम t। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए या नंबर ऑफ यूरेनियम एटम चाहिए। n का वैल्यू क्या हो जाएगा p इंटू टी अपॉन E1। सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ कितने नंबर लगेंगे यूरेनियम एटम के वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पावर कितना दिया 3 इंटू 10⁹,
3 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा 86400 और डिवाइडेड पे सारे SI यूनिट्स में E1 का वैल्यू 324.46 इंटू 10⁻13, तो ये 10⁻13 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये नंबर कितना आता है, कितने यूरेनियम एटम की हमें ज़रूरत है। तो 3 डिवाइडेड बाय 86400 डिवाइडेड बाय 324.46 डिवाइडेड बाय, बस हो गया ना। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 1.07 इंटू 10⁻⁻7 और बाकी 10⁻9 और 13 भी है, तो 9 माइनस 13। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बड़ा अजीब आ रहा है, नेगेटिव इतने में क्यों आ रहा है। पावर कितना है 3 इंटू 10⁻9, ठीक है, इंटू टाइम कितने ने 86400, अच्छा -13, वही तो मैं बोल रहा हूँ इतना नंबर छोटा कैसे आ रहा है। दिस इज -13, सॉरी दिस इज -13। तो 3 अगेन विल सी इट, 3 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 86400 डिवाइडेड बाय 324.46, 3 मल्टीप्लाइड बाय 86400 डिवाइडेड बाय 324.46, हमें यहाँ पे 798.86 आ रहा है, 798.86 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो यहाँ पे 13 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻4 आ जाएगा, ये 13 ऊपर चला जाएगा तो 13 नहीं 13 + 9 हो जाएगा ना, 13 + 9 टोटल कितना हो जाएगा, 13 + 9 विल गिव यू 22, 13 + 9 22। अब डेसिमल पीछे शिफ्ट कर लो, 7.99 ले लेते हैं इंटू 10⁻22, इतने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आ गए जो यूरेनियम की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इतने नंबर ऑफ की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको मास चाहिए, यूरेनियम कितना मास, इतना अगर आपके पास यूरेनियम एटम है तो उसका टोटल मास क्या होगा। तो मास कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल का 2 फॉर्मूला यूज़ करना है, मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये तो हम कई बार यूज़ करते आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको मास मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू n/Na इंटू ए, ये ग्राम में मिलेगा, उसको बाद में केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो n का वैल्यू 7.99 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास नंबर इज 235 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दैट विल बी इक्वल टू, करो इसे कैलकुलेट अब, 7.99 मल्टीप्लाइड बाय 235 और डिवाइडेड बाय 6.022, दिस विल गिव यू 311.79, 311.7 या 311.8 लिख सकते हो आप, इनटू, अब 10 का पावर कितना होगा, यहाँ पे ऊपर 22 है नीचे 23 है, तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, मतलब 31.18। यार एक सेकेंड, 31.18 ये थोड़ा कम नहीं हो गया, 7.99, इधर गड़बड़ कर दिया यार, मैं आज मिस्टेक बहुत कर रहा हूँ, संभाल लेना बच्चों। देखो 2 डेसिमल मैंने पीछे शिफ्ट किया ना, तो 2 डेसिमल अगर पीछे शिफ्ट किया है तो इसका मतलब ये 2 से और बढ़ जाएगा, 10 का पावर 24 हो जाएगा। क्यों ऐसे मिस्टेक कर रहा हूँ आज भगवान जाने, 10⁻24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका जो वैल्यू होगा 24 माइनस 23 तो 10 आ जाएगा, यानी कि 311 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 3118, राइट। ये ग्राम में हो गया आपका। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो 1 ग्राम 10⁻³ kg होता है, तो 10⁻³ kg मतलब 3.1118 है, तो उसको 12 लिख दो चलेगा, 3.12 kg हो जाएगा, 3.12 kg। इतना यूरेनियम अगर हमको मिल जाए तो हम इतना पावर जनरेट कर सकते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एमसीक्यूज के न्यूमेरिकल्स थे, एमसीक्यूज में जो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज थे, तो 2 एमसीक्यूज आपके सामने है यहाँ पे, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आपका टॉपिक यहीं पे न्यूमेरिकल्स भी हो जाएगा खत्म इस चैप्टर का। द रेडियस ऑफ द 4th ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलर देन इट्स 8th ऑर्बिट बाय अ फैक्टर ऑफ। 4th ऑर्बिट का रेडियस निकालो, रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Rn = a0 × n²।
तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए कितना हो जाएगा, ए नॉट इंटू एन का वैल्यू 4 डालोगे तो स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 ए नॉट। और एट्थ ऑर्बिट के लिए आर एट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 8 का स्क्वायर कर दो तो 64 ए नॉट हो जाएगा। तो आर एट या आपका आर एट अपॉन आर फोर निकाल लो। आर एट का वैल्यू 64 ए नॉट, आर फोर का वैल्यू 16 ए नॉट, तो ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब आर एट इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर फोर, मतलब आपका रेडियस जो है फोर्थ ऑर्बिट वाला वो 4 गुना कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, 4 गुना कम होगा आपके एट्थ वाले रेडियस से। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिव सैंपल एट अ गिवन टाइम इज n, व्हाट विल बी द नंबर एट द एंड ऑफ 2 हाफ लाइव्स। अच्छा, 2 हाफ लाइव्स का मतलब टाइम की बात कर रहा है वो, 2t हाफ। अगर मान लो स्टार्टिंग में आपका नंबर देके रखा हुआ है n, तो 2 हाफ लाइव्स के बाद देन व्हाट विल बी द नंबर एट द एंड ऑफ 2 हाफ लाइव्स। तो अगर मान लो 2 हाफ लाइव्स का टाइम खत्म हो जाता है तब आपका कितना नंबर बचेगा ये पूछा गया है। तो टाइम का वैल्यू 2 हाफ लाइफ दिया हुआ है, 2 हाफ लाइफ का मतलब 2। अब टी हाफ का वैल्यू क्या होता है, टी हाफ का वैल्यू होता है ln 2 बाय लैम्डा। ठीक है, ln 2 बाय लैम्डा होगा या ln 2 बाय लैम्डा, चलो इसको ऐसे रहने दो। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ढूंढेंगे। तो इक्वेशन हमारा देखो क्या बनता है, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो हम t टाइम पे, मतलब इस t टाइम पे n की जगह पे nt लिख देते हैं, और इन्होंने इनिशियल नंबर जो देके रखा हुआ है n देके रखा हुआ है, n ई रेज टू माइनस, अब t की जगह आपको क्या लिखना है, ये वैल्यू लिखना है 2 ln 2 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा लैम्डा हो जाएगा कैंसिल, अब बाद में आपका ये वैल्यू हो जाएगा n ई रेज टू माइनस, ध्यान से देखना 2 ln 2 में क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है वो उसके पावर में चला जाएगा, तो 2 ये 2 के पावर में चला जाएगा, ln 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका nt का वैल्यू हो जाएगा n ई रेज टू माइनस ln 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बताओ, n ई रेज टू, अब ये माइनस भी ऊपर लेके चले जाओ, माइनस में एक काम करो, माइनस भी साथ में लेके जाते तो सही होता, पर ठीक है माइनस भी ऊपर लेके चले जाओ, तो ये ln माइनस 4 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, ln माइनस 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आई थिंक माइनस 2 हो जाएगा, तो गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, खाली 2 लेके चला गया, यहाँ पे इस स्टेप में मिस्टेक है बच्चों। देखो देखो, ये 2 नहीं बल्कि -2 है ना, सब कुछ साथ में जाएगा, तो आपका nt का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, n ई रेज टू -2 इसके पावर में चला जाएगा, प्रॉपर्टी है ना, a log b का मतलब होता है log ऑफ b का पावर a, b का जो पावर होता है मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में तो पावर में चला जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर -2 है log के तो उसके पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e रेज टू ln 2 रेज टू -2। अभी फिलहाल ऐसे रहने दो इसको, 2 रेज टू -2। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, nt इज इक्वल टू n ई रेज टू, ln का मतलब होता है log टू द बेस e, जो ln आपको दिख रहा है ना उसका मतलब होता है log टू द बेस e, और ये होता है 2 रेज टू -2। अब एक और प्रॉपर्टी है, e रेज टू log ऑफ x टू द बेस e, इसका वैल्यू सीधा सीधा x आ जाता है, समझ में आ रहा है, e रेज टू लॉग टू द बेस e, तो ये x के जगह पे आ रहा है, तो ये डायरेक्टली ये पूरा पार्ट मिला के 2 रेज टू -2 हो जाएगा, n 2 रेज टू -2। अब 2 रेज टू -2 का मतलब क्या है, इसको डिनोमिनेटर में ले लोगे तो 2 रेज टू 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में लेने से क्या होगा, आपका जो पावर है वो नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है, तो ये वैल्यू आपका n/4 हो जाएगा, सिंपली n/4 ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, चलो बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आई गेस, इसके पहले हमने कर लिया था ना, तो फाइनली आपका चैप्टर नंबर 15 भी फिजिक्स का होता है खत्म। ओके, थैंक यू।